अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 8 मैग्नेटिज्म इसका एक शॉर्ट लेक्चर देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। इसमें आपको टू पोल्स का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन किस तरह से डेवलप होती है। अगर आप इसको बुक से देखें तो इसमें बताया हुआ है कि मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, और ये जो दोनों पोल्स हैं इनमें अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्जन भी हो सकती है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो टू पोल्स हैं ना, नॉर्थ और नॉर्थ की अगर हम बात करें, सेम पोल्स जो हैं वो रिपेल करेंगे, अनलाइक जो पोल्स होंगे ऑपोजिट पोल्स होंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ, वो अट्रैक्ट करेंगे, उनमें अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो डेवलप होगी। यही लिखा हुआ है। सिमिलरली द मटेरियल्स विच हैव मैग्नेटिज्म आर अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट। एक तो ये पोल्स की बात होगी कि पोल्स आपस में अट्रैक्शन और रिपल्जन शो करते हैं। इसके अलावा जो बाकी मटेरियल्स हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इन पोल्स के ज़रिए से अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती हैं। फिर आगे इन्होंने बताया हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो ऑपोजिट पोल्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है बाकी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसमें बेसिकली पोल्स का कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्शन और रिपल्जन का कॉन्सेप्ट है। जो सेकंड टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने जो है वो डेफिनेशन कर लेनी है, सिस्टम इंटरनेशनल जो उसका यूनिट है वो, और इसमें डायरेक्शन का आगे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं कि ये वो रीजन या वो स्पेस है, अगर हम कंसिडर करें ना ये एक रीजन या स्पेस है कि इसमें अगर एक मैग्नेट का पोल ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो मैग्नेट का पोल है ना, ये कितने एरिया में किस बाउंड्री के अंदर रहते हुए किसी दूसरे पोल पे अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करेगा। ठीक है, अब ये नॉर्थ है तो अगर लेट्स सपोज साउथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन एक साउथ पोल यहाँ पे है, ठीक है, और थोड़ा सा एक यहाँ पे है। अब ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये इस हर साउथ पोल जो विद इन इस बाउंड्री के लोकेटेड है, इस पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके आपस में डेवलप हो रही है। लेकिन ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये इसकी बाउंड्री से बाहर है। तो वो एरिया, वो स्पेस जिसमें एक जो मैग्नेट का पोल है वो दूसरे मैग्नेट के पोल पे अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करता है, तो हम उस रीजन को, उस स्पेस को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसका जो ऐसा यूनिट है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जो ऐसा यूनिट है वो इसका बेसिकली टेस्ला है, TESLA, और कैपिटल T से हम इसको डिनोट करते हैं। और आगे इन्होंने ऊपर बस यही बताया हुआ है कि जो मैग्नेट्स हैं वो हमेशा बाईपोलर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें हमेशा टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ भी साउथ भी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेट में सिर्फ एक पोल हो, आप उसको फिर यानी कि यूनिपोलर नहीं कह सकते। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं होते, यूनिपोलर नहीं होते, हमेशा बाईपोलर होते हैं। और आगे जो नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है इसका लास्ट बनता है, उसी में इसकी जो है वो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, हम उसको एक तो टेस्ला से मेजर करते हैं, सेकेंडली ग्राफिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम फील्ड लाइंस के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फिगर 8.4 आपकी बुक में बनी हुई है ये बेसिकली उन्होंने फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं और उनमें एरो से डायरेक्शन शो की हुई है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कह रहे हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे जब आपने डायरेक्शन फाइंड करनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक ख़ास पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल रख देते हैं ना और फिर देखते हैं कि ये नॉर्थ पोल इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एक्सर्ट करवा रहा है, चाहे रिपल्जन की है चाहे अट्रैक्शन किया है, तो फोर्स ना, तो वो किस डायरेक्शन में इस पे अप्लाई हो रही है, तो वो हमें बताएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। और आगे बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट एट सच अ कर्व्ड लाइन कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस पे फोर्स लग रही है और इसको हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। इसमें जो है आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, सेकेंडली बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि जो बार मैग्नेट है वो एक
रेक्टेंगुलर पार्ट होता है मटेरियल का और इसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो परमानेंट शो हो रही होती हैं, ठीक है, टेम्परेरी नहीं होती है, यानी कि हमेशा ही वो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट की, आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हम मैग्नेट को एक प्लेन शीट पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, और उसके अराउंड आप कंपस नीडल्स को अरेंज कर दो। यू विल नोटिस दैट ऑल द कंपस नीडल्स पॉइंट इन अ पर्टिकुलर मैनर विच शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ द बार मैग्नेट। सिंपल सी बात है, ये बार मैग्नेट आपने प्लेस किया, ठीक है, इसके अराउंड आपने क्या करना है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में ना आप यूँ कंपस नीडल्स प्लेस कर दो। कंपस नीडल में क्या होता है, एक नीडल होती है जो पॉइंट आउट किसी एक डायरेक्शन में कर रही होती है, ठीक है, तो आपको विद इन सेकेंड्स जो है ना उस नीडल की डायरेक्शन जो है वो अलाइन हुई हुई दिखाई देगी। तो वो जो जो उस नीडल की डायरेक्शन आएगी ना, आप एग्जैक्टली वही पैटर्न यूँ ड्रॉ कर लोगे। तो क्या होगा कि आपको जो है वो इस तरह का एक पैटर्न मिल जाएगा, जो कि हम फिर क्या बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की। ठीक हो गया, ये जैसे उन्होंने फिगर में भी दिखाया हुआ है, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मिल जाएगा। आगे इसका जो है वो आपको बताया हुआ है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन। वो लिखा हुआ है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट करती हैं साउथ पोल पे। विद इन द बॉडी ऑफ द मैग्नेट दीज लाइंस ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो फील्ड लाइंस की ओरिजिनेशन और उसका एंडिंग पॉइंट या टर्मिनेशन पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है, स्टार्ट वो नॉर्थ से होती हैं और एंड साउथ पोल पे होती हैं। लेकिन जो उनकी ट्रैवलिंग है विद इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर जो है ना वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। और यही जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट का, इसको आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि बार मैग्नेट के अराउंड, जैसे अभी हमने कंपस नीडल्स यूँ अरेंज की थी ना, कंपस नीडल के बजाय आप जो है वो सिंपल जो नीडल्स होती हैं आयरन फीलिंग्स जिस तरह से होंगी, आयरन फीलिंग्स को आप ले लें, तो इनकी मदद से भी आप जो है वो पैटर्न इनका देख सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर टॉपिक अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो वो फोर्थ जो आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पे जो है ना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अगर फाइंड करनी है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको जस्ट एक रीड दे देना है। इसमें कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैप है जिसको हम यूज़ करके मैग्नेटिक फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड। और हम इवन ये भी बता सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक है या नहीं है। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सम मैग्नेट इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय प्लेसिंग अ नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट को आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, आपने उस पॉइंट पे नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का वो रख देना है, ठीक है। The force experienced by the north pole will be strength of the magnetic field at that point. और उस नॉर्थ पोल पे आपको फोर्स दिखाई देगी कि वो डिफ्लेक्ट हो रही है उसकी नीडल या किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। As when we put a test north pole near the north pole of the material, it repels the test north pole away from it, showing the direction of the north pole of the material as outward. इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो आपने ऑलरेडी एक नॉर्थ पोल जो है वो रखा हुआ है ना, उसके करीब आप अगर एक टेस्ट के तौर पे नॉर्थ पोल लेकर आओगे ना, तो वो क्या होगा कि आपको रिपल्जन उसमें शो होना शुरू हो जाएगी। और उसका ये मतलब होगा कि जो मटेरियल का नॉर्थ पोल है ना वो बेसिकली आउटवर्ड है, मींस उसका साउथ इनवर्ड है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। जब ये पता चल गया कि नॉर्थ आउटवर्ड है तो साउथ की डायरेक्शन यकीनन इनवर्ड ही होगी। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन उसकी पता चल जाएगी उस पॉइंट पे जिस पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। नेक्स्ट पेज पे अगर आ जाए तो टॉपिक भी नया स्टार्ट हो जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें स्ट्रॉन्गर और वीकर मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे हम उनको फील्ड लाइंस की मदद से पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस है ना उनको देख के हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो फिगर 8.7 बनी हुई है, ठीक है, तो जो लाइंस नियर टू द मैग्नेट है ना, बिल्कुल करीब है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी करीब करीब है, वहाँ पे नैरोइंग है, काफ़ी स्पेस इतनी नहीं है। और जैसे जैसे आप बाहर दूर आते जा रहे हो मैग्नेट से बाहर की तरफ, तो आपको नज़र आ रहा होगा स्पेस बढ़ती जा रही है। तो ये आपको स्ट्रेंथ बता रही है। क्या मतलब है, जहाँ पे लाइंस में स्पेसिंग कम है, नैरोइंग है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रांग होती है। और जहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा हैं, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर आते जा रहे हैं तो आपके पास क्या स्पेसेस बढ़ रही हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी मैग्नेटिक शील्डिंग का। मैग्नेटिक शील्डिंग में एक तो डेफिनेशन बताई हुई है मैग्नेटिक शील्डिंग की, सेकेंडली इसमें न्यूट्रल जोन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसको हम एक रीड दे देते हैं। इसमें कह रहे हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की जब हम मैग्नेट को एडजस्ट करते हैं, और जो आपके पास फील्ड फ्री रीजन होता है उसको न्यूट्रल जोन बोला जाता है। फील्ड फ्री जो रीजन है या न्यूट्रल जोन है, अब ऊपर फिगर 8.7 देखें, इसमें जो टू मैग्नेट स्टार्ट में बने हुए हैं उनके दरमियान की जो स्पेस है वहां पे आपको कोई भी लाइंस नहीं दिखाई दे रही, वो असल में न्यूट्रल जोन है। ठीक है, वो फील्ड फ्री रीजन है जहाँ पे लाइंस आपको नहीं शो हो रही होती। और आगे बताया हुआ है फील्ड लाइंस सीम टू रिपेल ईच अदर बाय मेकिंग अ फील्ड फ्री रीजन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। के जिस जगह पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है वो, या वो रिपेल कर रही हैं, तो वो आपको फील्ड फ्री रीजन दिखाई देता है, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर कह रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में लॉट ऑफ ऐसी डिवाइसेस के साथ डील करते हैं जो कि काम कर रही होती हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में, लेकिन ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये अल्टर कर देती है फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस को। तो इस वजह से हमें वो वाली जो डिवाइस है ना जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, हमें वो वहाँ से शील्ड करवानी होती है, हटाना होता है उसको वहाँ से। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म में एक तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताई हुई है, फिर इसके कुछ वेज बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो स्टार्ट में लिखी हुई है। अ मटीरियल विच इज़ नॉट अ मैग्नेट इन नॉर्मल कंडीशन कैन बी मेड अ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक एंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। कह रहे हैं कि कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली या नॉर्मल कंडीशन में उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं आपको शो हो रही होती, नहीं मिलती उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन हम कुछ टेक्निक्स की मदद से उनको उनके अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम उसको कुछ टेक्निक के ज़रिए से मैग्नेटिक बना सकते हैं उस मटीरियल को। तो अब जब वो जो मटेरियल है उसको हमने मैग्नेटिक बना दिया है, तो अब हम उसको बोलेंगे ये इंड्यूस्ड मैग्नेट है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलेंगे। जिस तरीके से हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक बना सकते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के ज़रिए से, इसी तरीके से हम एक मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एन इंड्यूस्ड मैग्नेट और अ मैग्नेट टू लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन, लाइक बाय स्ट्रोकिंग द मटेरियल विद अ मैग्नेट। अच्छा, अब आगे आपको वेज बताए हुए हैं जो 4 डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए से हम इंड्यूस्ड मैग्नेट बना सकते हैं या कोई किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करवा सकते हैं। 4 मेथड कौन कौन से हैं? स्ट्रोकिंग मेथड, हैमरिंग मेथड, हीटिंग मेथड, और फोर्थ वन है जी सोलेनॉइड। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है स्ट्रोकिंग मेथड, इसमें जो आपकी बुक में जैसे उसका काइंड ऑफ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। दिस इज द वे ऑफ अलाइनिंग द पोल्स ऑफ अ मटेरियल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रोकिंग फॉर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। कह रही हैं कि ये एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि हम जो मटेरियल है ना उसके जो मैग्नेटिक पोल्स है ना उनको अलाइन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम स्ट्रोकिंग बोल रहे होते हैं। अ परमानेंट मैग्नेट इज स्ट्रोक इन दिस प्रोसेस फ्रॉम वन एंड ऑफ अ बार ऑफ सम मेटल टू द अदर एंड ऑफ द अदर एंड टू मैग्नेटाइज इट। हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, उसको हम स्ट्रोक कर रहे होते हैं। किस तरीके से? जो मेटल है ना उसके एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हम उसकी स्ट्रोकिंग करते हैं। ठीक है, हैमरिंग करते हैं, और उससे क्या होता है, स्ट्रोकिंग सॉरी, तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ आना शुरू हो जाती हैं, तो हम फिर कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेट है। सेकंड जो मेथड है वो है हैमरिंग मेथड। इसमें कह रहे हैं दिस मेथड अ बार ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड हैमर्ड जेंटली। जो आपके पास मेटल है ना जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है लेकिन आप उसको मैग्नेटिक बनाना चाहते हो, तो आप उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे और फिर उस पर हैमरिंग करोगे जेंटली। द डोमेन्स विल बिगिन टू लाइन अप इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस मेटल बार बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। कहने के जो डोमेन्स है ना, यानी कि जो नेचुरली उनमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, जो एटम जिस तरह से उसमें अरेंज हुए हुए हैं बेसिकली, वो बाहर जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है उसके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अलाइन होने के कुछ देर बाद वो जो मेटल है जो पहले नॉन मैग्नेटिक था अब वो मैग्नेटाइज हो चुका होगा। इस मेथड को यूजली जो है वो स्टील की मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो मैग्नेटाइजेशन है उसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। किस तरीके से? क्योंकि आपके जो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है ना उसको अगर आप पहले हीट कर लोगे फिर उसकी हैमरिंग करोगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा।
ठीक है। और जो थर्ड मेथड है वो है हीटिंग मेथड। इसमें कह रहे हैं कि हीटिंग मेथड को हम यूजुअली जब हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी और आप चाहते हैं कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएं, तो हम इसके लिए हीटिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्योंकि हीट जो है वो स्पीड अप कर देती है, जो ऑलरेडी अलाइन डोमेन्स थी ना उनकी मिस अलाइनमेंट करवा देगी और इस नतीजे में क्या होगा कि मटेरियल की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाएंगी। However, in the recent past, scientists have provided the evidences of generating magnetic field by the process of heating. पहले ये कह रहे हैं कि हीटिंग के ज़रिए हम किसी भी मटेरियल को सिर्फ डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं और आगे बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ने इस चीज़ का एविडेंस भी प्रोवाइड किया है कि हम हीटिंग के ज़रिए से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सिर्फ डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इस फिनोमेना को मैग्नेटिक सी बैक इफेक्ट या थर्मोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आ सकती है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोलेनाइड का। ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, इसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है आपको, ठीक है। पोलैरिटी का बताया हुआ है कि एसी में कैसी होती है, डीसी में कैसी होती है, फिर आगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स इनके बारे में बताया हुआ है, डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स वगैरह, और एंड पे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाती है। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सोलेनाइड के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि ये जो सोलेनाइड वाला मैथड है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जब हमने मेटल की मैग्नेटाइजेशन करवानी होती है। सोलेनाइड होता क्या है, बेसिकली कॉइल ऑफ वायर होती है जिसको सिलेंड्रिकल कॉइल के अराउंड रैप कर दिया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनाइड की वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे फिगर में यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जब हम एक कॉपर वायर यानी कि कंडक्टिंग वायर का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी वायर जिसमें कंडक्टिव मटीरियल हो। हर मटीरियल तो कंडक्टर नहीं होता ना, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर कॉपर होता है। तो ये कह रहे हैं कि कंडक्टिंग वायर जिस तरह से कि कॉपर की वायर को जब हम एक मेटल के अराउंड रैप करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि मेटल की जो डोमेन्स है वो अलाइन होना शुरू हो जाती हैं और इस प्रोसेस में जब करंट उसमें से फ्लो करता है तो करंट के फ्लो होने से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो उस मेटल के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करती है। अब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेटल के एटम्स को अलाइन करती है, उसकी डोमेन्स को अलाइन करती है और इससे क्या होता है कि वो जो मेटल है ना, जब तक बाहर करंट फ्लो करता रहेगा वायर में से तब तक वो मेटल मैग्नेटाइज रहेगा। जिस वक्त वो करंट स्टॉप कर देगा तो फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें से ख़त्म हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेटिज्म और यही आगे आएगा इसी चैप्टर में जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एक टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं कुछ मटीरियल और कुछ परमानेंट होते हैं। परमानेंट जो होते हैं वो हमेशा उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, हमेशा वो मैग्नेटिक रहते हैं, लेकिन जो टेम्परेरी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो सिर्फ उस वक्त तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल पढ़ी, जब तक उनमें से करंट फ्लो करता रहेगा। आगे पोलैरिटी का बताया हुआ है कि फॉर डायरेक्ट करंट द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल रिमेन्स द सेम एंड हेंस इट मैग्नेटाइजेस द मटेरियल इन वन डायरेक्शन। कह रहे हैं कि अगर डीसी होगा ना, लाइक डायरेक्ट करंट होगा, तो ये जो कॉइल है ना इसकी पोलैरिटी हमेशा सेम ही रहेगी। डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी तो नहीं चेंज हो रही होती, तो जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ रहता है। लेकिन एसी अगर होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो उसमें पता है आपको पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आ रहा होता है, तो एवरी हाफ साइकिल जो है पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पहले साइकिल में वो मैग्नेटाइज होगा एक डायरेक्शन में, फिर वो डीमैग्नेटाइज होगा, फिर सेकंड हाफ साइकिल में वो मैग्नेटाइज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का बता रहे हैं कि वो मटेरियल्स जो कि इजीली मैग्नेटाइज होते हैं और उतनी आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, उनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं और इनकी एग्जांपल में सॉफ्ट आयरन आ जाता है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटाइज भी बड़ी मुश्किल से होते हैं और जब वो एक बार मैग्नेटाइज हो जाते हैं उनको डीमैग्नेटाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है जिसमें कि स्टील आ जाता है। इसके बाद आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना है। B = μ0 Ni, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है आपका और B जो है यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इसका यूनिट टेस्ला होता है और ये न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। μ0 जो है वो परमिएबिलिटी है मटीरियल की। परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू इट्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी एक मटीरियल है ना, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हम ये देखते हैं
कि उस मैग्नेटिक फील्ड के का रिस्पॉन्स जो है वो मटेरियल कैसा रिस्पॉन्स शो कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, तो इसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं कि कितना मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इजीली पास हो रही है। और टी आई जो है कैपिटल आई वो करंट है जितना सोलिनॉइड में से पास कर रहा है। एन स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यूनिट लेंथ में, कि इतनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो वो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एल आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो यही कैपिटल एन को डिफाइन किया हुआ है कि कैपिटल एन जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो स्मॉल एन था ना वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। और आगे जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू बता दी है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 न्यूटन पर एम्पियर। और फिर आगे कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर की वजह से होती है जिसमें कि करंट है, तो उसको भी हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इन्होंने फार्मूला दे दिया, आर यहाँ पे है डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द वायर से लेकर, और कैपिटल टी जो है वो कैपिटल टी नहीं आई जो है वो मैग्नीट्यूड है करंट का जो कि उस वायर में से पास कर रहा है। यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो इसमें टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है पैराग्राफ में, अगर आप वो कर लेंगे तो आप इजीली डिफरेंस भी इसका कर सकते हैं। तो इसको आपने रीड दे देना है ऊपर से, और बाकी इसका डिफरेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो टेम्परेरी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे होते हैं, वो उसमें उनमें जो है उसी वक्त तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी जब तक उनमें करंट पास कर रहा है। जब आप करंट जो फ्लो है वो स्टॉप करवा दोगे तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाएंगी। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं। इन्होंने एग्जांपल बताई हुई है टेम्परेरी मैग्नेट्स की, कि आयरन नेल्स हो की, स्क्रूज, मेटल बेल्ट्स, किचन यूटेंसिल, ये तमाम चीज़ें। और जो परमानेंट है उसमें आयरन और हो जाएगा, कोबाल्ट, निकल, एल्निको, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। डिफरेंस देख लें तो परमानेंट में पहला पॉइंट है वो यही बताया हुआ है कि ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्पोररीली मैग्नेटाइज होते हैं। परमानेंट जो होते हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए होते हैं, और जो इलेक्ट्रो हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। और परमानेंट मैग्नेट में क्या है कि उस मैग्नेट की जितनी स्ट्रेंथ है वो उतनी रहती है, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिज्म है, उसको आप वेरी कर सकते हो स्ट्रेंथ में अकॉर्डिंग टू नीड, कम ज़्यादा कर सकते हो। किस तरह से? करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। जितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ का, जितनी ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जितना आप उसमें से करंट कम फ्लो करवाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स उसके कम होंगे, वायर की लेंथ छोटी होगी, तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिज्म है, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वीक होगी। और परमानेंट मैग्नेट में कह रहे हैं कि मैग्नेट के पोर्स भी आप अल्टर नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्थ की जगह साउथ या साउथ की जगह नॉर्थ नहीं आप लगा सकते, चेंज नहीं कर सकते, उनको रिप्लेस अल्टर नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तो उसमें आप मैग्नेट के पोर्स भी इवन चेंज कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यूजेस में बताए हुए हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना उनको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद एप्लीकेशंस हैं, तो यूजेस और एप्लीकेशन बस थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंस है। तो इसमें हम इसको रीड दे देते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मैग्नेट्स को हम काफ़ी फील्ड्स में यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें किस जगह पे कौन सा मैग्नेट चाहिए, कहीं पे परमानेंट चाहिए, कहीं पे टेम्परेरी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है ना वो किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है कि जो जब एक बार मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटाइजेशन खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती और उनकी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो परमानेंट मैग्नेट जो है ना उसको एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, वो तो चल ही करंट के बेस पे रहे हैं, करंट ख़त्म होगा तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से हम परमानेंट मैग्नेट वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती कॉन्टीन्यूअस। और इसी तरह से जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है परमानेंट मैग्नेट की वो थोड़ी सी लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आगे एग्जांपल बताई हुई, जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं ना उनको इंडक्शन कुकर वगैरह में यूज़ किया जाता है, एमआरआई मशीन्स होगी, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होके, ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेडिकल, सेमीकंडक्टर, एनर्जी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो ऐसे मैग्नेट्स हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है और इनको टेम्परेरी मैग्नेट्स बोला जाता है। ये सिर्फ उस वक्त तक काम करेंगे जब तक इनमें करंट फ्लो कर रहा होगा, और जैसे ही करंट ऑफ होगा इनकी मैग्नेटाइजेशन भी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक फैन हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स, डोर बेल्स वगैरह हो गए। फिर कह रहे हैं मेडिकल फील्ड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एमआरआई स्कैन में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेज और पावर सर्किट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे ये टॉपिक यूजेस का जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स।
एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स में जो है आपको बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं वो बताई हुई हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ना एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि साउंड को सेव कर सकते हैं, पिक्चर को, डाटा को स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के ज़रिए से। और ये किस तरह से होता है कि हम सिलेक्टिव मैग्नेटाइजेशन करवा देते हैं मटीरियल की। फॉर राइटिंग द डाटा अ मैग्नेटिक टेप हेड इज मूव्ड ऑन टू टेप विच इज इन मोशन। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टेप हेड aligns the pattern of magnetic domain according to the applied current flowing through the tape head। बेसिकली एक टेप हेड है, उसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें डाटा स्टोर कर लिया जाता है। और जो रिवर्स प्रोसेस भी इसको किया जाता है, रिवर्स प्रोसेस इज डन फॉर रीडिंग द डाटा फ्रॉम द अलाइंड पैटर्न ऑफ टेप। टेप पे जो है ना एक पैटर्न जो है वो अलाइन कर दिया जाता है, उसके मुकाबले उससे क्या होता है वो स्टोर हो जाता है और जब उसको रीड करना होता है तो रिवर्स प्रोसेस किया जाता है। और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए जो मटीरियल्स होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं? आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड और प्योर आयरन हो जाता है। कह रहे हैं कि जो मेन रिकॉर्डिंग मीडिया होता है वो मैग्नेटिक टेप या डिस्क रिकॉर्डर होता है, इन्हीं को यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स या कंप्यूटर डाटा। एग्जाम्पल बता दिए हैं कि जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं वो मैग्नेटिक ड्रम हो गया, कोर, बबल यूनिट्स, इनको यूज़ किया जाता है। जो सेकंड एप्लीकेशन है स्पीकर्स में बताया हुआ है। स्पीकर्स में मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, और जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है स्पीकर को ज़रूरत होती है कि वाइब्रेशन कोई प्रोड्यूस करवाए वो एयर में, क्योंकि आपको पता है साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। और इसके लिए 2 मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। एक परमानेंट होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होती है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि टेम्परेरी होता है। जो परमानेंट मैग्नेट है उसको फिक्स करवा दिया जाता है डायाफ्राम में। डायाफ्राम यहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है। फ्लेक्सिबल इस वजह से ताकि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा सके। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ना सेंटर में जो है वो अटैच कर दिया जाता है और ये टू एंड फ्रो भी मूव कर सकता है। जब साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में फ्लो होता है कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में से, तो ये एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है। और वो इंटरेक्शन विद द फील्ड ऑफ परमानेंट, अब जो टेम्परेरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है और इस तरह से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही कॉन अटैच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, टू एंड फ्रो मोशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, इसकी वाइब्रेशन होती है और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जो परमानेंट मैग्नेट है आपके पास, उसकी मदद से आप जो है लाउडर साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो कॉमनली यूज मटेरियल होता है परमानेंट मैग्नेट में जो आप यूज़ करते हैं वो है नियोडाइनियम। जो स्ट्रक्चर है स्पीकर का वो नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, इसकी लेबलिंग को ध्यान से देख लेना है। माइक्रोफोन्स जो है वो भी मैग्नेट्स यूज़ करते हैं अपनी फंक्शनिंग में, लेकिन उनका रिवर्स ऑर्डर होता है। माइक्रोफोन में क्या होता है, जो कोन या डायाफ्राम है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, और जो स्पीकर है उसमें क्या है, जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से आगे ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो सिग्नल के तौर पे काम कर रहा होता है। और जो लास्ट एप्लीकेशन आपको बताई हुई है डोर लॉक्स की, डोर लॉक्स कुछ ऐसे होते हैं उनमें मैग्नेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फंक्शनिंग के लिए। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स हुआ होता है डोर के फ्रेम में और मेटल प्लेट होती है जो कि फिक्स होती है डोर के साथ, इस तरीके से कि जब डोर क्लोज होगा ना तो मेटल प्लेट खुद से मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाती है। When the current passes through the electromagnet, it attracts the metal plate with huge force so that to open door is difficult। कह रहे हैं जब उसमें से करंट पास कर रहा होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट में से, तो वो अट्रैक्ट करता है मेटल प्लेट को फोर्स के साथ, और डोर को जो है ओपन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब आपको ओपन करना होता है डोर तो पहले डिसकनेक्ट किया जाता है करंट को, जो कि करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में से, और उसकी वजह से जो मेटल प्लेट है वो रिलीज़ हो जाएगी। और जो डोर है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फंक्शनिंग के लिए, तो इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे होटल्स वगैरह हो के, ऑफिसेज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। इसमें आपको बेसिकली 3 टाइप्स बताई हुई हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों में आपने इनकी डेफिनेशंस करनी है अच्छे से और उनकी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको अच्छे से करें। डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? ये वो मटेरियल हैं जिनकी स्पिन या जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन की वो इस तरीके से ओरिएंट हुई हुई होती है ना कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और उनकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, तो इनको हम डायामैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं। और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये बाकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना कोई भी, उससे ये रिपेल हो रहे होते हैं और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन भी नहीं रखते।
और आगे बताया हुआ है कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है काफ़ी स्मॉल होती है। इसकी एग्जांपल में कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, मार्बल, वाटर, ग्लास, वुड आ जाता है। और इन मटेरियल्स में जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इनको हम बिल्कुल ही नॉन मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल देते हैं। इन तीनों की एग्जांपल जो है ना वो बहुत अच्छे से करनी है कि एमसीक्यू में भी आ जाती होती हैं, कि पूछ लिया जाता है एक देके कि गोल्ड जो है वो किसकी एग्जांपल है, डाया की, पैरा की या फेरोमैग्नेटिक की। तो इन सब की एग्जांपल अच्छे से करनी है। आगे पैरामैग्नेटिक पढ़ लेते हैं। इनमें कह रहे हैं ये वो मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनकी जो स्पिन्स या जो ऑर्बिटल एक्सिस होते हैं ना वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में एड अप होते हैं। इनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जब इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये खुद को अलाइन कर लेते हैं उसके साथ, जो आउटसाइड से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है उसके साथ। और दे एक्सपीरियंस वीक अट्रैक्शन टू द मैग्नेट। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो काफ़ी स्मॉल होती है। इनके एग्जांपल में टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम आ जाते हैं। और सच मटेरियल्स विच हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जिनकी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी है फिर भी इनकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी कुछ ना कुछ होती है, तो इनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल ही करनी है। डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है, मटेरियल विच हैव अ नेट मैग्नेटिज्म एट द एटॉमिक लेवल इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो पैरामैग्नेटिक है उनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और फेरोमैग्नेटिक में भी हैं, लेकिन इनकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन है, नेट मैग्नेटिज्म है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पैरामैग्नेटिक के मुकाबले में। और जब इनको हम एक्सटर्नल फील्ड में जो है प्लेस करते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं उनके साथ, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ, और ये अपनी मैग्नेटाइजेशन रिटेन रखते हैं बहुत देर तक। आप बेशक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव भी कर दो, फिर भी इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको दिखाई देती रहती हैं। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, और इसकी वही डायरेक्शन होती है जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखी हुई होती है। इनकी एग्जांपल में आयरन, कोबाल्ट, निकल और सम मेटालिक अलॉयज जो हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद आपको जो है वो नीचे एक डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल्स का और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का। इसको आपने बुक से कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा है। मैग्नेटिक में तो ये जस्ट बताया हुआ है कि जो मटेरियल्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ उनको मैग्नेटिक बोला जाता है। नॉन मैग्नेटिक कौन से हो गए, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। फिर आगे बताया हुआ है जो एटॉमिक स्टेट्स होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल की वो काफ़ी हद तक अलाइंड होती हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक हैं उनकी जो एटॉमिक स्टेट्स हैं वो रैंडम होंगी, अलाइंड नहीं होंगी। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कोई भी फील्ड नहीं होती। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं बाकी मैग्नेटिक मटेरियल को, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है वो ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। और आगे एग्जांपल बता दिए, मैग्नेटिक मटेरियल में निकल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन आ जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक है उनमें रबर, प्लास्टिक, वुड एंड कॉपर आ जाता है। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बेसिकली टोटल जो है वो 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन और डायनामो इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारी अर्थ पे, जो कि काफ़ी फैक्टर्स की वजह से है। उनमें से एक फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ खुद एक बड़ा मैग्नेट है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी की वजह से लाइफ का जो सर्वाइवल है अर्थ पे वो पॉसिबल है। आगे बताया हुआ है कि जो कोर ऑफ अर्थ है वो उसमें मोल्टन आयरन है। इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं स्लोली मूविंग मोल्टन आयरन से, वो जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, उसको हम डायनामो इफेक्ट बोलते हैं। और जो अर्थ की फील्ड है उसको जियोमैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। जो प्रेजेंस है मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारी अर्थ के अराउंड है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की फॉर्म में, जो जिसने लाइफ को यहाँ पे पॉसिबल बनाया हुआ है, और यहाँ की जितनी भी लाइफ है उसको ये बचाती है हार्मफुल कॉस्मिक रे से जो कि आउटर स्पेस से आ रही होती हैं, या चार्ज पार्टिकल्स या रेडिएशन आ रही होती हैं। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रेंज बताई हुई है, वो मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से मिलती जुलती है। और फिर बताया हुआ है कि सन साइड द फील्ड इज पुश्ड अ लिटिल इनसाइड ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग सोलर वाइंड्स कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन एंड चार्जेड पार्टिकल। द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ थ्रू सन द फील्ड इज एक्सटेंडेड सेवरल मिलियंस ऑफ किलोमीटर। जो सन की साइड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और जो सन की ऑपोजिट साइड है उसकी डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बताया हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है
जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, इसमें बेसिकली नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसका जो है वो जिक्र है और साथ में जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं, वी लुक एट द मैप ऑफ अवर अर्थ वी सी पोल्स, नॉर्थ पोल इज शोन एट द एरेक्टिक and the south pole is Antarctic region. Both these poles on map are at the geographical poles of the earth, not magnetic poles of the earth. Our earth spins about geographical axis, the line joining geographical poles of the earth. The magnetic poles of the earth are inclined at an angle of 11.3 degree to the geographical poles. ये जो वैल्यू दी हुई एंगल की याद रखनी है अच्छे से, बाकी याद रख लेना कि ये मैग्नेटिक पोल्स का जो है वो बताया, मैग्नेटिक पोल्स का नहीं बताया हुआ बल्कि ज्योग्राफिकल पोल्स का बताया हुआ है। डायग्राम अच्छे से कर लेनी है। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, बायोमैग्नेटिज्म। इसमें लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिज्म है वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे उसके लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करती है और ये मेन रोल प्ले करती है बिहेवियर ऑफ मैनी स्पीशीज, जितने भी प्लानट पे रह रहे हैं उनका जो बिहेवियर है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जिस तरह से ह्यूमन हार्ट या ब्रेन है, इनकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो कि इनकी वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं। इन फील्ड्स के बगैर ये जो ऑर्गन्स हैं ये किसी काम के नहीं हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है इनको डायग्नोस्टिक टेक्निक में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में जो है वो एक्सरसाइज है और उसका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इसमें सिर्फ एक ही है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है चैप्टर 8 का जो कि एक ही है। स्टेटमेंट है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट 10 सेंटीमीटर इफ 1.3 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द वायर। एक वायर है उसमें से करंट पास कर रहा है, वायर का डिस्टेंस बताया हुआ है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं कि अगर उस वायर में से ना 1.3 एम्पियर करंट पास करता है तो आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो जो आपको गिवन है यहाँ पे डाटा वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन आपको डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आर से जिसको रिप्रेजेंट करेंगे 10 सेंटीमीटर बताया हुआ है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएगा। सेकेंडली करंट आपको गिवन है आई से रिप्रेजेंट करेंगे 1.3 एम्पियर, ठीक है। फाइंड आपको क्या करना है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 4 पाई एक्सपोनेंट -7 होती है। आई जो है करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.3, नीचे 2 पाई एज इट इज़ रहने दें और आर जो है वो 0.1 है। मीटर में अगर लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखना है तो आप इसको 10 लिख सकते हैं। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे 4 से 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 एक्सपोनेंट -7 को जब हम -7 ये वाली पावर एज इट इज़ लिखते हैं तो 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करें 2.6 आ जाएगा, नीचे 0.1 है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 26 एक्सपोनेंट -7 आ जाएगा। अगर आप पॉइंट जो है वो मूव करना चाहते हैं, इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, या तो आप इस तरह से कर लें कि अगर आप पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट एक पीछे लेकर गए हैं तो वो पॉजिटिव +1 आ जाएगा। तो -7 और जो +1 है वो आपके पास क्या आंसर दे देगा, -6 दे देगा। तो इस तरह से 2.6 एक्सपोनेंट -6 ये भी आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। टेस्ला साथ में इसका यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।